हाय एवरीवन, आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 अनरीजनेबल पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड पर्संस। तो स्पेसिफाइड पर्संस में यहां कौन कौन कवर होगा? यहां पर स्पेसिफाइड पर्संस में कवर होंगे रिलेटेड पार्टीज। तो अगर एसएससी अपनी रिलेटेड पार्टीज को अनरीजनेबल पेमेंट करता है किसी एक्सपेंडिचर का, तो अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि ये एप्लीकेबल होगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एसएससी ने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है जिसका या तो पेमेंट किया जाना है या पेमेंट हो चुका है, पेमेंट किया जाना है या पेमेंट हो चुका है। इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, बुक हो चुका है। वो एक्सपेंस ड्यू है या एक्चुअली पेड है, बट P&L अकाउंट में तो डेबिट हो चुका है। जिसको पेमेंट किया गया है वो पेई, जिसको पेमेंट किया गया है वो पेई स्पेसिफाइड पर्सन है, और स्पेसिफाइड पर्सन में यहां पर रिलेटेड पार्टीज कवर होंगी। तो एसएससी ने किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया रिलेटेड पार्टी को, तो वो एक्सपेंडिचर अगर अनरीजनेबल है तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, पूरा नहीं, जितना अनरीजनेबल पोर्शन है उतना ही डिसअलाउ किया जाएगा। तो पे स्पेसिफाइड पर्सन है और अमाउंट एक्सपेंडिचर का अनरीजनेबल है या एक्सेसिव है। किसको देखते हुए? गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू को देखते हुए, गुड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज जो एसएससी ने ऑब्टेन की है, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है, वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, एक्सेसिव पेमेंट कर रहा है, अनरीजनेबल पेमेंट कर रहा है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस पेमेंट कर रहा है, और या उसके बिजनेस की लेजिटिमेट नीड से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, उसके बिजनेस में इतनी जरूरत ही नहीं है इतने एक्सपेंडिचर करने की, बट फिर भी वो उतना एक्सपेंडिचर कर रहा है, या उस जो एक्सपेंडिचर वो कर रहा है उससे जो बेनिफिट मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो मिलेगा वो कम है और एसएससी पेमेंट ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब पेमेंट का अमाउंट अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है। तो क्या किया जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा एसएससी को वो अनरीजनेबल और एक्सेसिव अमाउंट जो उसने पे किया है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये डिसअलाउंस का सेक्शन है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। अगर एसएससी रिलेटेड पार्टीज को किसी एक्सपेंडिचर का अनरीजनेबल पेमेंट करेगा तो अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एसएससी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन में क्या क्या कवर होगा। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पे, एसएससी तो पेयर है, एसएससी तो पेयर है, सामने वो जिसको पेमेंट कर रहा है वो पेई स्पेसिफाइड पर्सन है। तो मैंने बोला स्पेसिफाइड पर्सन में अधिकतर रिलेटेड पार्टीज मतलब एसोसिएटेड पर्सन कवर होंगे। एसएससी पेमेंट कर रहा है अपनी रिलेटेड पार्टीज को या एसोसिएटेड पर्सन को, तो अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो पेई कौन होना चाहिए? रिलेटिव। पेई रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी, मान लीजिए एसएससी ने अपने बिजनेस में अपने ब्रदर को अपॉइंट किया और एसएससी अपने ब्रदर को एक्सेसिव पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी बेसिस पर अपॉइंट किया अपने ब्रदर को और एक्सेसिव सैलरी पे कर रहा है एसएससी अपने ब्रदर को, तो एक्सेसिव पोर्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, या एसएससी किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहा है जिसमें एसएससी खुद, एसएससी कौन है? इंडिविजुअल, पेयर, एसएससी खुद या एसएससी का रिलेटिव उस
पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो चलिए इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझते हैं इस बात को। एसएससी है, मान लीजिए मिस्टर राम एसएससी है, मिस्टर राम एसएससी है, ठीक है। इनका ब्रदर भरत, इनका ब्रदर भरत, ये इनका ब्रदर है, ठीक है, ये इनका ब्रदर है। अब ब्रदर मान लीजिए किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। यहां क्या लैंग्वेज क्या थी? किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है जिसमें एसएससी खुद या उसके रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे रखता है वो हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को समझते हैं। ब्रदर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मान लीजिए ब्रदर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ठीक है, और ब्रदर का उस पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कम से कम 20%, या ब्रदर एक कंपनी में शेयर होल्डर है, ब्रदर एक कंपनी में शेयर होल्डर है और वो इक्विटी शेयर होल्डर है और उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कम से कम 20% है, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% है, मतलब वो उस दूसरी कंपनी में कम से कम 20% इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ब्रदर एक पार्टनरशिप फर्म में, इसे हम कहेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसे हम बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। एसएससी का ब्रदर एक पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो यहां हम समझते हैं ट्रांजैक्शन कैसे किया एसएससी ने। तो एसएससी ने मान लीजिए इस पार्टनरशिप फर्म से गुड्स परचेज किया, एसएससी मिस्टर राम ने गुड्स परचेज किया अपने ब्रदर की पार्टनरशिप फर्म से, या इसका ब्रदर जिस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उस कंपनी से एसएससी राम ने परचेज की गई, ठीक है। और परचेज की गई फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2022 को परचेज की गई। परचेज की वर्थ 10 लाख थी, परचेज की वर्थ 10 लाख थी, लेकिन एसएससी ने अपने ब्रदर को बोलकर उसकी पार्टनरशिप फर्म से बिल लिया गया 12 लाख का, ठीक है, बिल लिया गया 12 लाख का। तो परचेज की वर्थ है 10 लाख और बिल लिया गया 12 लाख का, मतलब एक्सेसिव पोर्शन 2 लाख है, तो 2 लाख डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यही बात कंपनी के लिए, इसका ब्रदर भरत एक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो सेम बात इस कंपनी के लिए भी कि परचेज जो की गई इस कंपनी से उसकी वर्थ 10 लाख है, लेकिन बिलिंग अपने ब्रदर को बोलकर कि तेरी कंपनी से मुझे बिल चाहिए 12 लाख का, तो 12 लाख में 2 लाख एक्सेसिव पोर्शन है, तो 2 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। तो सेक्शन बोलता है अनरीजनेबल पोर्शन, एक्सेसिव पोर्शन ही डिसअलाउ होगा। अब एक बात समझते हैं, अगर ब्रदर का यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर इस पार्टनरशिप फर्म में 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना रखे, सपोज 18% ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या ये ब्रदर इस कंपनी में 20% वोटिंग राइट नहीं रखता है, 18% ही वोटिंग पावर रखता है, तो
उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों अप्लीकेबल नहीं होगी? क्योंकि सेक्शन बोलती है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो ही सेक्शन अप्लाई होगी। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं होगी। समझे बात? तो सेक्शन में दे रखा है कि हमने यहां सिचुएशन नंबर 1.2 क्या पढ़ी कि एसएससी किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहा है। वो पर्सन क्या था? पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, जिसमें एसएससी खुद या एसएससी का रिलेटिव, यहां पर हमने एग्जांपल एसएससी के रिलेटिव का लिया, ठीक है। तो रिलेटिव एसएससी खुद या एसएससी का रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग हम समझते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 20% बेनिफिशियल इंटरेस्ट, कब? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कभी भी एक दिन भी अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो सेक्शन एप्लीकेबल होगी। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? कंपनी एसएससी के केस में कम से कम 20% इक्विटी शेयर होल्डिंग, और अदर एसएससी के केस में एटलीस्ट प्रॉफिट में 20% हिस्सा, तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने एग्जांपल में क्या देखा था? एसएससी का ब्रदर उस पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 20% प्रॉफिट शेयर है, उसका प्रॉफिट शेयर है 20%, या कंपनी है अगर जिसको पेमेंट हो रहा है उसमें उसका इक्विटी शेयर होल्डिंग मतलब वोटिंग पावर कम से कम 20% है, तो इसे हम बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये कब देखा जाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसका क्या इफेक्ट है देखिए। फॉर एग्जाम्पल एसएससी का ब्रदर सपोज इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था 30 अप्रैल 2022 तक ही, और ये परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ 1 अक्टूबर 2022 को, तो भी क्या डिसअलाउंस होगा 2 लाख का? यस, डिसअलाउंस होगा। रीजन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के साथ लिखा है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब चेक किया जाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक दिन भी है तो सेक्शन एप्लीकेबल होगी और सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ब्रदर भले ही पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में 30 अप्रैल तक था और ये ट्रांजैक्शन किया गया 1 अक्टूबर को, तो भी सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो सेक्शन में दे रखा है एसएससी इंडिविजुअल है, पेमेंट कर रहा है अपने रिलेटिव को या किसी ऐसे पर्सन को जिसमें एसएससी का खुद का या उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब अगर पेयर एसएससी कंपनी है तो किसको पेमेंट किया जाए? या तो डायरेक्टर को। मान लीजिए डायरेक्टर को अनरीजनेबल सैलरी दी जा रही है तो अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा, या डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसका एक्सेसिव पेमेंट हो रहा है तो डिसअलाउंस हो जाएगा, या किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है, मतलब किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है जिसमें कंपनी या कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो अभी तक लैंग्वेज कैसे चल रही है? पेयर कंपनी है जिसको पेमेंट किया जा रहा है उस पर्सन में एसएससी कंपनी का या उसके किसी डायरेक्टर का या उसके किसी रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मतलब हम यूं बोले एसएससी का या एसएससी के सगे वालों का उस दूसरे पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है एक्सेसिव, तो एक्सेसिव पोर्शन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। या
एसएससी कंपनी है, पेई मतलब जिसको पेमेंट किया जा रहा है वो भी एक कंपनी है, पेयर कंपनी है, पेई जिसको पेमेंट किया जा रहा है वो भी एक कंपनी है और उसका बिजनेस और प्रोफेशन है और उसमें पेयर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पेयर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मतलब एसएससी खुद कंपनी है, दूसरी कंपनी में एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसको पेमेंट किया जा रहा है अनरीजनेबल। ठीक है, फिर एसएससी सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म है तो स्पेसिफाइड पर्सन का क्या मीनिंग होगा? स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग होगा पार्टनर को एक्सेसिव पोर्शन में एक्सेसिव सैलरी दी जा रही है, ठीक है, या पार्टनर के रिलेटिव को किसी ट्रांजैक्शन का अनरीजनेबल पेमेंट किया जा रहा है, या किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है, मतलब किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है जिसमें उस पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनर का या पार्टनर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो वो दूसरा पर्सन, उसमें पार्टनरशिप फर्म एसएससी खुद या उसके किसी पार्टनर का या पार्टनर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है जिसमें एसएससी का खुद का, पार्टनर का या पार्टनर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी तक बात क्या रही है? एसएससी का या एसएससी की रिलेटेड पार्टीज का किसी दूसरे पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे चलकर ऐसी भी बात आएगी कि किसी दूसरे पर्सन का एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी तक बात क्या चल रही है कि एसएससी का या एसएससी की रिलेटेड पार्टीज का किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चल के बात आएगी वो दूसरा पर्सन का एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर अगर एसएससी मान लीजिए एओपी है तो एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट किया जा रहा है किसी मेंबर को या मेंबर के रिलेटिव को या किसी ऐसे पर्सन को जिसमें एसएससी एओपी का खुद का या उसके किसी मेंबर का या मेंबर के रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो डिसअलाउंस हो जाएगा। और अगर पेयर एसएससी एचयूएफ है और पेई कौन हो? कोई भी मेंबर एचयूएफ का या मेंबर का रिलेटिव या ऐसा कोई पर्सन जिसमें एसएससी एचयूएफ का या उसके मेंबर का या उसके मेंबर के किसी रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 1 to 5 तक, सिचुएशन नंबर 1 to 5 तक क्या था? एसएससी या एसएससी के रिलेटिव का किसी दूसरे पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस पर्सन को पेमेंट किया जा रहा है। अब सिचुएशन नंबर 6 में क्या है? किसी दूसरे पर्सन का एसएससी के बिजनेस में, बिजनेस के प्रोफेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अब दूसरे पर्सन का एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो पेयर कोई भी हो, मतलब पेयर एसएससी है, कोई भी हो, पेई कौन हो? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या पेई कौन हो? कोई एचयूएफ एओपी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जिसका एसएससी के बिजनेस या प्रोफेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एसएससी का दूसरे में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या दूसरे पर्सन का एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और अगर एसएससी उस पर्सन को एक्सेसिव पेमेंट करता है तो डिसअलाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वर्ड यूज हुआ रिलेटिव, रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट होगा तो डिसअलाउंस होगा। तो रिलेटिव का यहां पर मीनिंग क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 41 रिलेटिव का यहां पर मीनिंग है, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस रिलेटिव माना जाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 41, या इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर, खुद का ब्रदर सिस्टर, स्पाउस का ब्रदर सिस्टर नहीं। ठीक है,
स्पाउस के ब्रदर सिस्टर को यहां पर रिलेटिव नहीं माना जाएगा। एसएससी के खुद का सगा ब्रदर सिस्टर वो रिलेटिव माना जाएगा। या एसएससी इंडिविजुअल है, उसका लीनियर एसेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट, ठीक है, तो उसे रिलेटिव माना जाएगा। अच्छा, अब ये लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट का क्या मीनिंग है? देखिए, पहले हम समझते हैं लीनियर एसेंडेंट। मेरे लिए मेरे फादर और मदर, मेरे लिए मेरे फादर या मदर लीनियर एसेंडेंट है, ठीक है, लेकिन मेरे चाचा चाची मेरे एसेंडेंट तो हैं, लेकिन वो मेरे लीनियर एसेंडेंट नहीं है, ठीक है। मेरे लिए मेरे लीनियर एसेंडेंट मेरे फादर मदर या मेरे दादा दादी हैं, ठीक है, लेकिन मेरे चाचा चाची मेरे लीनियर एसेंडेंट नहीं है। वो मेरे एसेंडेंट तो हैं, लेकिन लीनियर एसेंडेंट नहीं है। ठीक इसी तरीके से मेरे लिए मेरा सन और डॉटर या उनके सन या डॉटर लीनियर डिसेंडेंट हैं, लेकिन मेरे ब्रदर या मेरे सिस्टर के सन और डॉटर मेरे डिसेंडेंट तो हैं, लेकिन मेरे लीनियर डिसेंडेंट नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये है रिलेटिव का मीनिंग, जो सेक्शन 2 क्लॉज 41 में दे रखा है, और ये काम आएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 के लिए। समझ आ गई बात? फिर सेक्शन एप्लीकेबल कब होता है? सेक्शन एप्लीकेबल कब होता है? किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट किया गया जिसमें पेयर एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उसके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और सेक्शन लगता कब है? सेक्शन लगता है कोई ऐसा एक्सपेंडिचर का पेमेंट हो जिसका या तो पेमेंट किया जाना है या पेमेंट हो चुका है, ठीक है, मतलब वो एक्सप्रेस ड्यू है या एक्चुअली पेड हो चुका है। लेकिन मान लीजिए एसएससी ने अपने किसी रिलेटेड पार्टी को एक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो क्या वो एक्सेसिव डिस्काउंट इस सेक्शन के स्कोप में आ जाएगा और वो एक्सेसिव डिस्काउंट डिसअलाउ हो जाएगा क्या? नो, डिसअलाउ नहीं होगा। रीजन, डिस्काउंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ध्यान से सुनिए, डिस्काउंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका ना तो पेमेंट किया जाना है ना पेमेंट किया गया है। मतलब डिस्काउंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका ना तो पेमेंट किया जाएगा ना पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये सेक्शन डिस्काउंट पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप अपने रिलेटेड पार्टीज को एक्सेसिव डिस्काउंट दोगे, वो P&L अकाउंट में डेबिट करोगे, तब भी वो डिस्काउंट डिसअलाउ नहीं होगा। समझ आ गई बात? चलिए, ये था सेक्शन 40A सब सेक्शन 2। अगर आप रिलेटेड पार्टीज को एक्सेसिव पेमेंट करेंगे तो एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। चलिए फिर समझते हैं सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट अगर आप एक्सीडिंग 10,000 कर रहे हैं, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से करें। और गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड मोड किसको मानती है? गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड मोड मानती है अकाउंट पे चेक को, अकाउंट पे डीडी को, या यूज ऑफ ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट या अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड को। तो गवर्नमेंट बोलती है पेमेंट अगर आप एक्सीडिंग 10,000 कर रहे हैं, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 कर रहे हैं, तो वो प्रेस्क्राइब्ड मोड से होना चाहिए। ठीक, तो सेक्शन एप्लीकेबल कब होती है? सेक्शन एप्लीकेबल होने की कंडीशन, ध्यान रहे, ये सेक्शन सिर्फ एक्चुअल पेमेंट पर एप्लीकेबल होगी। ये सेक्शन एक्चुअल पेमेंट पर ही एप्लीकेबल होगी। जब तक एक्सप्रेस ड्यू है तब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी।
सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी एक्चुअल पेमेंट पर रखी गई है और पेमेंट का अमाउंट अगर एक्सीडिंग 10,000 है, मतलब 10,000 तक भी है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सीडिंग 10,000 है तो सेक्शन एप्लीकेबल है। और सेक्शन क्या बोलती है कि आप पेमेंट, अगर आपका पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है तो आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी से पेमेंट करें या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करें थ्रू बैंक अकाउंट या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करें। और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड बताए गए रूल 6A में, रूल 6A में बताया गया कि अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से पेमेंट करें या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से पेमेंट करें या आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस से पेमेंट करें या यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट करें या भीम ऐप के थ्रू पेमेंट करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करें। तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी या ईसीएस या एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करें। अगर पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है तो जनरल लिमिट तो है एक्सीडिंग 10,000, तो आपको प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट करना चाहिए। अगर आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं करेंगे तो डिसअलाउंस होगा और यहां पढ़ेंगे पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सैलरी का पेमेंट किया किसी एम्प्लॉय को कैश में 11,000, ये 10,000 को एक्सीड करता है, तो 11,000 पेमेंट किया सपोज, तो बताइए सिर्फ 1,000 डिसअलाउ होगा, जो 10,000 के ऊपर वाला है सिर्फ वही डिसअलाउ होगा या पूरा का पूरा 11,000 डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहां है कि पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, 100% ऑफ अमाउंट पेड, मतलब पूरा 11,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब एक खास बात समझना, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट कर रहे हैं, फ्रेट पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये लिमिट 10,000 के बजाय 35,000 हो जाएगी। ये लिमिट हो जाएगी 35,000। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर को आप फ्रेट पेमेंट अप टू 35,000 तक किसी भी मोड से करें। अगर 35,000 से एक्सीडिंग करते हैं तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से होना चाहिए। समझ आ गई बात? नहीं तो पूरा का पूरा 100% ऑफ अमाउंट पेड डिसअलाउ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस की। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस जो दे रखी हैं रूल 6DD में दे रखी हैं कि आप कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में भले ही प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट ना करें, पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, कितना भी बड़ा पेमेंट है, आप भले ही प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट ना करें तो भी आपको डिसअलाउंस नहीं होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस। अगर पेमेंट किया जा रहा है किसी बैंकिंग और अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, जैसे किसी कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को, कोऑपरेटिव बैंक एलआईसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई को, एसएफसी मतलब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, या सी को स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हैं, तो या तो बैंकिंग को या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को या किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है और भले ही आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा। समझ आई बात? और या पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, और वो पेमेंट क्यों कर रहे हैं? इफ अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या? आप किसी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, किसी लीगल लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, किसी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, या कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं आप,
या एक खास बात, आप रेलवे फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं, रेलवे फ्रेट पर यह सेक्शन नहीं लगेगी। ध्यान से सुनिए, रेलवे फ्रेट पर यह सेक्शन नहीं लगेगी, मतलब इस सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। आप सपोज रेलवे फ्रेट पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख और कैश में पे कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को किसी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का पेमेंट करें या रेलवे को रेलवे फ्रेट का पेमेंट करें, सेक्शन का डिसअलाउंस नहीं होगा। ये बातें सारी दे रखी है आपको रूल 6DD में, जो कि एक्सेप्शंस हैं। या आप पेमेंट कर रहे हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, जैसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्टी को, तो भी डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए फिर, अगर आप किसी कल्टीवेटर ग्रोवर को पेमेंट कर रहे हैं या प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को पेमेंट करना है, मतलब किसी किसान को पेमेंट कर रहे हैं, किसी किसान से आपने उसकी फसल परचेज की है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, किसी किसान से आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज किया है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पेमेंट कर रहे हैं, या प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जैसे जानवरों की चमड़ी वगैरह, मांस वगैरह परचेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाइड्स एंड स्किन्स का पेमेंट कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री आइटम्स का पेमेंट कर रहे हैं, या आप पेमेंट कर रहे हैं डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोडक्ट्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अंडे परचेस कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं आप डेयरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल आप दूध, दही, पनीर परचेस करते हैं, रेस्टोरेंट है आपका, और आप पेमेंट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग आइटम्स का या डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो भी इस सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। या प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागबानी और एपीकल्चर मतलब अंगूर की खेती करना, ठीक है, उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो भी सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिश और फिश प्रोडक्ट्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप भले ही प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपके पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो भी सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर वर्ड दे रखा था फिश और फिश प्रोडक्ट, तो फिश और फिश प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? उसमें अदर मैराइन प्रोडक्ट भी इंक्लूड होंगे, जैसे श्रिम्प, प्रॉन, कैटल फिश और क्रैब, लॉबस्टर वगैरह, जैसे झींगा, केकड़ा, ठीक है, समुद्र में निकलते हैं ये सब, कई लोगों के खाने के चीजें ये, ठीक है, तो उसका पेमेंट कर रहे हैं। फिश और फिश प्रोडक्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड मानी जाएंगी। ये सीबीडीटी का सर्कुलर है। तो केकड़ा परचेस किया, ये समुद्री चीजें हैं जो खाने पीने में काम आती हैं। तो क्रैब, लॉबस्टर वगैरह का पेमेंट किया, ये सब मैराइन प्रोडक्ट हैं, इनका पेमेंट किया, ये सब फिश एंड फिश प्रोडक्ट में कवर होंगे। और एक्सेप्शन में कवर हो गया रूल 6DD में कि अगर आप फिश और फिश प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का। चलिए, अब यहां पर वर्ड दे रखा था पेमेंट आप किसको कर रहे हैं? पेमेंट आप कर रहे हैं प्रोड्यूसर को, पेमेंट आप कर रहे हैं प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हैं ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट को। तो प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट फिशरमैन को बोलेंगे। इन जनरल फिशरमैन मछुआरे को बोलेंगे। आप उससे मछली परचेस कर रहे हैं, फिशरमैन से आप उसको डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा मछुआरों के हेडमैन को, मछुआरों के सरदार को पेमेंट कर रहे हैं, तो भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी।
तो मछुआरों के सरदार का काम क्या क्या होता है? मछुआरे जो मछलियां पकड़ के आते हैं समुद्र से, वो उनको सॉर्टिंग करता है, अरेंज करके रखता है, ठीक है, एट द सी शोर इटसेल्फ, समुद्र तट के पास, और वो फिश और फिश प्रोडक्ट बेचता है कस्टमर को। तो अगर आप डायरेक्टली फिशरमैन से या उनके सरदार से, हेडमैन से परचेस कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ट्रेडर से परचेस कर रहे हैं, ब्रोकर या दूसरे मिडलमैन से परचेस कर रहे हैं, मछुआरे से परचेस नहीं कर रहे हैं, या उनके सरदार से, उनके हेडमैन से परचेस नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे मिडलमैन से परचेस कर रहे हैं, तो या किसी ट्रेडर से परचेस कर रहे हैं, किसी ब्रोकर से परचेस कर रहे हैं, किसी इंटरमीडियरी से परचेस कर रहे हैं, तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से ही पेमेंट करना होगा। अगर नहीं किया तो डिसअलाउंस हो जाएगा। समझ आ गई बात? या किसी कॉटेज इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग को पेमेंट कर रहे हैं जो बगैर बिजली के चलते हैं, विदाउट एड ऑफ पावर चलते हैं, उस कॉटेज इंडस्ट्री को, लघु और कुटीर उद्योग को पेमेंट कर रहे हैं, तो सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। या किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन वगैरह का, ये एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं या उसके लीगल हेयर्स को पेमेंट कर रहे हैं। और डिडक्शन, टीडीएस डिडक्शन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद, मतलब टीडीएस तो काटना पड़ेगा अगर टीडीएस की लायबिलिटी है तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का अमाउंट इन एग्रीगेट मिल मिलाकर 50,000 को एक्सीड नहीं करता। तो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को या उसके लीगल हेयर्स को टीडीएस डिडक्शन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो पेमेंट इन एग्रीगेट 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है तो सेक्शन का डिसअलाउंस नहीं होगा। अच्छा, अब इस बात को ऐसे समझो, सेक्शन बोलता है जनरल लिमिट है 10,000, लेकिन ट्रांसपोर्टर के भाड़े के लिए लिमिट है 35,000 और एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिमिट है 50,000। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो जनरल लिमिट 10,000, ट्रांसपोर्टर के फ्रेट पेमेंट के लिए 35,000 और एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50,000। अगर इस तक पेमेंट करते हैं चलेगा, इससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो डिसअलाउंस होगा अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं किया तो। अब आप अपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं जिसकी टेम्परेरी पोस्टिंग 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा किसी पीरियड के लिए आपने उसके नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से किसी दूसरी जगह पर की है। उसका जो नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी है उससे उसकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर की है, या उसकी पोस्टिंग आपने शिप पर की है, उसकी पोस्टिंग आपने शिप पर की है और एम्प्लॉय वहां पर उस दूसरे प्लेस पर या शिप पर अपना बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करता है और उसको आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, उसकी सैलरी ड्यू हो गई है, तो आप उसको अदर प्लेस पर सैलरी पे कर रहे हो तो भी सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आप किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहे हो जो ऑर्डिनरली रेसाइड करता है किसी विलेज में, मतलब किसी गांव वाले को पेमेंट कर रहे हो। आपने किसी गांव वाले के साथ ट्रांजैक्शन किया है, किसी गांव वाले को पेमेंट कर रहे हो, किसी विलेजर को पेमेंट कर रहे हो, या वो पर्सन उस विलेज में रहता है या उस विलेज में उसका बिजनेस और प्रोफेशन है, उसको पेमेंट कर रहे हो। मतलब आप विलेजर को पेमेंट कर रहे हो और उसके विलेज में, उसके गांव में बैंक ही नहीं है, उसके गांव में बैंक ही नहीं है, तो आप उसको किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का अमाउंट भले ही एक्सीडिंग 10,000 हो, भले ही आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट ना करें चलेगा, सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सीबीडीटी ने यहां पर क्लैरिफाई किया कि एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप उस विलेजर को ऐसी जगह पर पेमेंट कर रहे हो, ऐसी जगह पर पेमेंट कर रहे हो जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है।
आप उस विलेजर को ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हो जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऐसे ऑप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर एसएससी पेमेंट कर रहा है अपने एजेंट को, एसएससी अपने एजेंट को पेमेंट कर रहा है और एजेंट आगे कैश में पेमेंट करने के लिए बाउंड है। एजेंट कोई गुड्स और सर्विस परचेज कर रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई गुड्स और सर्विस परचेज कर रहा है। प्रिंसिपल अपने एजेंट को पेमेंट भेज रहा है कि कोई गुड्स और सर्विस परचेज करनी है, तो प्रिंसिपल जो अपने एजेंट को पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड से नहीं है तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा, कारण एजेंट आगे पेमेंट कैश में करने के लिए बाउंड है। तो प्रिंसिपल भी एजेंट को कैश ही भेज रहा है ताकि एजेंट उस गुड्स और सर्विस का पेमेंट कर सके। ठीक है। तो इस सिचुएशन में प्रिंसिपल जो एजेंट को पेमेंट करेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट जो पेमेंट होगा उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, और एजेंट भी जो आगे कैश में पेमेंट करेगा उस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। या एसएससी कोई बुक एडजस्टमेंट कर रहा है, एसएससी कोई बुक एडजस्टमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी ने किसी दूसरे पर्सन से गुड्स परचेज किया था, एसएससी ने किसी दूसरे पर्सन से गुड्स परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था सपोज 40,000 का, या चलिए आप मानिए 18,000 का गुड्स परचेज किया था। एसएससी को इसका पेमेंट करना है। ठीक है। मान लीजिए मिस्टर एक्स से एसएससी ने 18,000 का गुड्स परचेज किया था। अब एट द सेम टाइम एसएससी ने उस मिस्टर एक्स को सेल भी किया, मतलब सेम पार्टी से परचेज का ट्रांजैक्शन भी है, सेम पार्टी से परचेज का भी ट्रांजैक्शन है और सेल का भी ट्रांजैक्शन है। सपोज सेल की गई 10,000 की। ठीक है। अब इस केस में एसएससी उस मिस्टर एक्स को नेट पेमेंट करेगा सपोज 8,000 का पेमेंट करेगा। ठीक है। लेकिन एसएससी अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करेगा कि मैं पेमेंट करने के लिए लायबल था 18,000 का। ठीक है। 18,000 का पेमेंट करने के लिए लायबल था और मैंने उस पार्टी को सेल की थी 10,000 की, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 हमने बुक एडजस्टमेंट कर लिया है। ठीक है। मतलब म्यूचुअल इंडप्टनेस कैंसिल कर दी है। अब मैं उस पार्टी को 8,000 का पेमेंट करूंगा नेट, तो जो बुक एडजस्टमेंट हमने किया उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। या इस अमाउंट को मैं कर दूं सपोज 11,000, इस सेल के अमाउंट को मैं कर दूं 11,000 और इस नेट पेमेंट को कर दूं मैं 7,000। ठीक है। तो बुक एडजस्टमेंट इस केस में कितना हो रहा है? 11,000 का बुक एडजस्टमेंट हो रहा है, ये एक्सीडिंग 10,000 है तो डिसअलाउंस नहीं होगा। मतलब बुक एडजस्टमेंट वाले अमाउंट 11,000 जो कि 10,000 को एक्सीड कर रहा है उस पर डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर एक ऑथोराइज्ड डीलर या मनी चेंजर अपने कस्टमर से फॉरेन करेंसी या ट्रेवलर चेक परचेज कर रहा है, एसएससी कौन है? मनी चेंजर या ऑथोराइज्ड डीलर। वो अपने कस्टमर से फॉरेन करेंसी परचेज कर रहा है या ट्रेवलर चेक परचेज कर रहा है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो भी उस सिचुएशन में डिसअलाउंस नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए एसएससी है मनी चेंजर, अपने कस्टमर
से डॉलर ले रहा है, ठीक है, डॉलर ले रहा है सपोज 1 लाख, ठीक है, कस्टमर से डॉलर ले रहा है, कस्टमर उसे डॉलर दे रहा है 1 लाख के, और वह एक यूएस डॉलर की वैल्यू है सपोज ₹77, तो कस्टमर को कितना देना होगा, रुपीस 77 लाख। तो कस्टमर से रिसीव हो रहे $1 लाख, कस्टमर को कन्वर्ट करके देने हैं 77 लाख। तो उस सिचुएशन में मनी चेंजर कस्टमर को 77 लाख का पेमेंट कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड मोड से करे, उस वक्त ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमने ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस पढ़ी जो रूल 6DD में दे रखी थी। उन एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर एसएससी बगैर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के पेमेंट करता है और पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो भी डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रूल 6DD कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस की बात करता है। अब समझते हैं हम ये जो 10,000 की गवर्नमेंट ने मॉनेटरी लिमिट फिक्स की है कि अगर आप 10,000 से एक्सीडिंग पेमेंट करते हो तो आपको प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट करना चाहिए। ये जो 10,000 की लिमिट है ये पर डे के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं है, पर डे के लिए है, पर पे के लिए है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, अगर किसी एसएससी किसी पर्सन को पेमेंट कर रहा है तो पूरे दिन के पेमेंट का एग्रीगेट करेंगे, पूरे दिन के पेमेंट का एग्रीगेट करेंगे, और वो एग्रीगेट पूरे दिन का एग्रीगेट अगर 10,000 को एक्सीड करता है तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट होना चाहिए। तो अगर एग्रीगेट पेमेंट हो रहा है किसी एक पर्सन को हो रहा है, मतलब सिंगल पे को हो रहा है, और वो एक्सीडिंग 10,000 हो रहा है डिफरेंट ड्यूरिंग ए डे, पूरे दिन में अलग अलग टाइमिंग पर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे दिन के पेमेंट जो अलग अलग टाइमिंग पर हो रहे हैं पूरे दिन के पेमेंट का एग्रीगेट करेंगे वो, और एग्रीगेट सम फॉर फुल डे अगर वो एक्सीडिंग 10,000 है तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो वो पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहां क्या दे रखा है कि ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगी और एंटायर पेमेंट ऑफ द डे वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब ये 10,000 की मॉनेटरी लिमिट पूरे दिन के एग्रीगेट पेमेंट पर है, पूरे दिन के सिंगल सम पर तो है ही है, पूरे दिन के एग्रीगेट पेमेंट पर भी है। तो ये 10,000 की लिमिट सिंगल सम पर है, सिंगल सम इन ए डे या एग्रीगेट सम इन ए डे, पूरे दिन के पेमेंट पे भी है। अब मान लीजिए एसएससी एक पार्टी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एक बार पेमेंट किया गया 9,000 का सुबह 10 बजे पेमेंट किया, फिर 11 बजे फिर 9,000 का पेमेंट किया, और 18,000 का पेमेंट अलग अलग पेमेंट वाउचर अलग अलग बनाए गए, ठीक है, बट पूरे दिन का एग्रीगेट पेमेंट तो 18,000 है, कैश में कर दिया गया सपोज, तो डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब पूरे दिन के पेमेंट को एग्रीगेट किया जाएगा। और ये लिमिट एक सिंगल पे पर लगेगी। लैंग्वेज है मेड टू एनी पर्सन, एनी का मतलब है ए पर्सन, मतलब एक पे पर अप्लाई की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 एम्प्लॉई हैं, आपके मान लीजिए 3 एम्प्लॉई है ए बी सी, आपने एम्प्लॉई ए को सैलरी का पेमेंट किया 8,000, ठीक है, बी को किया 10,000, ठीक है, बी को किया 10,000 और सी को किया 12,000, तो टोटल 20,000 का पेमेंट हुआ। एक दिन में आपने तीनों एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है। तो लिमिट जो है वो सिंगल पे पर अलग अलग लगाई जाएगी। एम्प्लॉय ए को 8,000 का पेमेंट किया कैश में,
अलाउ है। बी को 10,000 एग्जैक्ट किया, एक्सीडिंग तो नहीं किया ना, 10,000 एग्जैक्ट 10,000 किया तो अलाउ है। हाँ, एम्प्लॉय सी को 12,000 का पेमेंट कैश में हुआ, ये एक्सीडिंग 10,000 है तो डिसअलाउ सिर्फ एम्प्लॉय सी का सैलरी पेमेंट होगा। मतलब ये लिमिट सिंगल पेई के हिसाब से एप्लीकेबल होगी। ये लिमिट सिंगल पेई के हिसाब से एप्लीकेबल होगी। फिर आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस, जैसे 44AD, 44ADA, 44AE प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस आएंगे आगे चलकर। अगर एसएससी प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन ऑप्ट कर लेता है तो फिर ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर एसएससी प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन ऑप्ट कर लेगा तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब इस सेक्शन का डिसअलाउंस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, अगर एसएससी अपना जीपी कंप्यूट करता है एक फ्लैट जीपी रेट से, अगर एसएससी देखिए, अगर एसएससी इस तरीके से करता है, सपोज एसएससी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, एसएससी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, ठीक है। यहां पर एसएससी ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, यहां पर सेल्स लिख दी, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, यहां पर परचेस लिख दी, ठीक है। यहां एसएससी जो जीपी कंप्यूट कर रहा है वो सपोज जीपी कंप्यूट कर रहा है जीपी कंप्यूट कर रहा है सेल्स का 20% फ्लैट रेट से, वो फ्लैट रेट से जीपी कंप्यूट कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक वो क्या ले लेता है, बैलेंसिंग फिगर। कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ले लिया जाता है। तो इस सिचुएशन में एसएससी अपना जीपी कंप्यूट कर रहा है फ्लैट रेट से, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, जैसे परचेस या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, उन एक्सपेंसेस पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। सपोज एसएससी एनपी कंप्यूट कर रहा है फ्लैट रेट से, एसएससी एनपी कंप्यूट कर रहा है फ्लैट एनपी रेट से, तो भी इस सेक्शन का डिसअलाउंस नहीं होगा। P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस डेबिट हुए, भले ही उनका पेमेंट कैसे भी किया जाए, भले ही प्रेस्क्राइब मोड से ना हो, बट चूंकि एसएससी फ्लैट एनपी रेट से अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा है तो सेक्शन का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन का डिसअलाउंस तभी होगा जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बिल, दोनों ही एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट, जो दो बिल है, मान लीजिए एसएससी दो बिल का पेमेंट कर रहा है, एक बिल है 8,000 का और एक बिल है 9,000 का, ठीक है। एक बिल है 8,000 का, एक बिल है 9,000 का, टोटल 17,000 का पेमेंट एसएससी ने सिंगल डे में कर दिया, सिंगल पेई को कैश में कर दिया। 17,000 एक सिंगल पेई को सिंगल डे में कैश में कर दिया, तो क्या डिसअलाउंस होगा? हमें लगता है हम पूरे दिन का एग्रीगेट हमने कर दिया, ठीक है। यहां पर बिल वाइज भी देखा जाएगा, मतलब इंडिविजुअल बिल का अमाउंट भी, अगर उसने दो बिल दिए हैं तो इंडिविजुअल बिल का अमाउंट भी एक्सीडिंग 10,000 हो और पेमेंट का अमाउंट भी एक्सीडिंग 10,000 हो तो ही डिसअलाउंस होगा। अब इस केस में सिंगल बिल का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 नहीं है, मतलब ये 10,000 की लिमिट सिंगल बिल पर लगाई जाएगी। इस केस में ना तो बिल नंबर 1 का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है और ना बिल नंबर 2 का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो भले एसएससी 17,000 का पेमेंट कर रहा है एक सिंगल पार्टी को, कैश में कर रहा है, तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा, ठीक है। अब एक खास बात समझना, ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है, ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पर ही एप्लीकेबल होगी।
और कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो कवर्ड बाय सेक्शन 30 to 37 सबसेक्शन 1 है, उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पर ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। मतलब ये सेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब एक इससे रिलेटेड एक बात समझते हैं, एक खास पॉइंट। एसएससी मान लीजिए गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, एसएससी मान लीजिए परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है, एसएससी कर रहा है परचेज ऑफ गुड्स। उस गुड्स की वैल्यू कुछ भी हो, उस गुड्स के लिए एसएससी ने फ्रेट का पेमेंट किया। ठीक है, फ्रेट का पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट का पेमेंट किया 32,000, तो क्या डिसअलाउंस होगा? हमने पढ़ा अगर ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट कर रहे हैं, फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाती है? 35,000। इसका मतलब ये डिसअलाउ नहीं होगा, फ्रेट का पेमेंट डिसअलाउ नहीं होगा। इस केस में लिमिट क्या एप्लीकेबल होगी? 35,000, तो ये अलाउ हो जाएगा, ये अलाउड है। ठीक है, और परचेज ऑफ गुड्स क्या है? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एक बात समझना, अगर एसएससी कोई एसेट परचेज कर रहा है, अगर एसएससी कोई एसेट परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? एसेट परचेज करना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए एसएससी एसेट परचेज कर रहा है, तो फ्रेट का पेमेंट कर रहा है। एसएससी एसेट परचेज कर रहा है, उसके लिए एसएससी ने फ्रेट का पेमेंट किया, फ्रेट का पेमेंट किया। कितना? वही 32,000। अब बताइए ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी या नहीं? 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? अब ध्यान से सुनिए, 32,000 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब दो बातें हैं यहां पर, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इस पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का तो डिसअलाउंस नहीं होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, इस पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 लगेगी। पढ़ा था हमने एक्चुअल कॉस्ट, एसेट परचेज करते तो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में, और वहां पर फ्रेट पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर के लिए भी 10,000 की लिमिट है। अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो, ये फ्रेट आप इस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, फ्रेट पेमेंट, उस पर 10,000 की लिमिट ही लगेगी। और अगर आप 32,000 का पेमेंट कर रहे हो, तो वो 32,000 का फ्रेट पेमेंट डिसअलाउ कर दिया जाएगा, अलाउ नहीं होगा, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाओगे एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। बात समझ आई? तो ये जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर एप्लीकेबल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं। तो अगर ये कोई फ्रेट पेमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, कैसे? एसेट परचेज करने के लिए आपने फ्रेट पेमेंट किया, किसी ट्रांसपोर्टर को भाड़े का पेमेंट किया, और वो भाड़ा अगर एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना है, तो लिमिट 35,000 की एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, फिर 10,000 की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी। मतलब ये 35,000 की लिमिट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है। चलिए अब आगे बात करें। अब एक खास बात समझते हैं। मान लीजिए एसएससी ने परचेस की थी, एक इशू समझिए, एक मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2020-21 इस साल का एसएससी का P&L अकाउंट है,
इस साल का एसएससी का P&L अकाउंट है। एसएससी ने इधर इस ईयर में कोई क्रेडिट परचेस की थी। इस ईयर में एसएससी ने कोई क्रेडिट परचेस की थी। सपोज 10 लाख की परचेस की थी। अब इसका पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, इस क्रेडिट परचेस का एक्चुअल पेमेंट, इस क्रेडिट परचेस का एक्चुअल पेमेंट कब हुआ? एक्चुअल पेमेंट हुआ प्रीवियस ईयर 2022-23 में। एक्चुअल पेमेंट 10 लाख हुआ और वो सपोज कैश में कर दिया गया, मतलब प्रेस्क्राइब मोड से नहीं था। तो क्या अब डिसअलाउंस होगा? यस, डिसअलाउंस होगा। बट किस ईयर में होगा? देखिए, वो रेलेवेंट एक्सपेंडिचर तो किस ईयर के P&L अकाउंट में बुक है? वो एक्सपेंडिचर है परचेस, और वो किस ईयर के P&L अकाउंट में बुक हुआ? प्रीवियस ईयर 2020-21 में। तो क्या ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ 2020-21 में होगा या 22-23 में होगा? अब आप कहोगे जिस ईयर में ये खर्चा बुक हुआ है उस ईयर में डिसअलाउ कर दो, जाके उस ईयर में जाके डिसअलाउ कर दो। बट ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बोला कि इस सिचुएशन में आप प्रीवियस ईयर 2020-21 में जाकर डिसअलाउंस नहीं करोगे। जिस ईयर में ये रेलेवेंट एक्सपेंडिचर उस ईयर के P&L अकाउंट में बुक हुआ था उस ईयर में जाके डिसअलाउ नहीं करोगे। कब करोगे? जब एक्चुअल पेमेंट हुआ। जब एक्चुअल पेमेंट हुआ तब ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो डिसअलाउ कैसे करेंगे? अब सवाल पैदा होता है, ये खर्चा इस साल के P&L अकाउंट 22-23 के P&L अकाउंट में तो है नहीं, तो कैसे डिसअलाउ करेंगे? ये एक्सपेंडिचर 22-23 के P&L अकाउंट में तो है नहीं, तो 22-23 में कैसे डिसअलाउ करेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग सेक्शन बनाई। गवर्नमेंट ने अलग सेक्शन बनाई 40A सबसेक्शन 3A। 40A सबसेक्शन 3A कि अगर आप किसी सबसेक्वेंट ईयर में पेमेंट करते हो, आपका एक्सपेंडिचर तो सपोज 2020-21 में बुक हुआ, लेकिन आप उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट किसी सबसेक्वेंट ईयर में करते हो, जैसे 2022-23 में करते हो, तो सेक्शन तो कब एप्लीकेबल होगी? एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट 2022-23 में हो रहा है, तो डिसअलाउंस कैसे होगा? ये खर्चा 2022-23 के P&L अकाउंट में तो है नहीं, तो कैसे डिसअलाउ करें इस एक्सपेंडिचर को 2022-23 में? कैसे डिसअलाउ करें? तो गवर्नमेंट ने इसका अलग सेक्शन बनाया, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक्सपेंडिचर को किसी ओल्ड ईयर, अर्लियर ईयर में बुक कर चुके हो और इस एक्सपेंडिचर का पेमेंट आप सबसेक्वेंट ईयर में करते हो, तो और वो प्रेस्क्राइब्ड मोड से नहीं करते हो और पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, होल पेमेंट, पूरा जो पेमेंट कर रहे हो सबसेक्वेंट ईयर में कर रहे हो, तो जिस सबसेक्वेंट ईयर में आप इस एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हो, ये पेमेंट उस ईयर की, उस सबसेक्वेंट ईयर की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ढंग से समझो, होल पेमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट सबसेक्वेंट ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये पेमेंट जो हुआ 10,000 का कैश में हुआ, तो ये आपका प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम मान लिया जाएगा। मतलब जिस सबसेक्वेंट ईयर में एक्चुअल पेमेंट हुआ, जब जिस ईयर में पता पड़ा कि सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, उस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा। वो एक्सपेंडिचर उस सबसेक्वेंट ईयर की इनकम मान लिया जाएगा। समझ गए बात? चलिए अब आगे बात करें। तो ये था सेक्शन 4। हमने दो सेक्शन अभी समझे, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। 40A2 क्या था? पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज। और 40A3 क्या था? पेमेंट एक्सीडिंग 10,000
otherwise than by account पे चेक, account पे DD, use of ECS और any other prescribed electronic mode से अगर पेमेंट नहीं करते हैं और पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 है तो पूरा पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, 100% ऑफ अमाउंट पेड पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 35, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस इन द केसेस गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट, जनरली मिस्टर पी पेज सैलरी टू हिज एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट करता है, इन जनरल तो अकाउंट पे चेक से करता है, लेकिन इस बार नवंबर 2022 की सैलरी जो पे की गई है 7 दिसंबर 2022 को, पेमेंट कब हो रहा है 7 दिसंबर 2022 को, और क्रॉस चेक से कर दिया। तो अकाउंट पे चेक से नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी नहीं किया, क्रॉस चेक से कर दिया। 3 एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय एक्स को 8,000, ये लिमिट 10,000 की सिंगल पेई के हिसाब से देखी जाएगी। तो एम्प्लॉय एक्स को 8,000 की सैलरी दी गई, क्रॉस चेक से दी गई, अलाउ है। ठीक है, और एम्प्लॉय वाई को 10,000, ये 10,000 तक ही है तो भी अलाउ है। लेकिन एम्प्लॉय जेड को जो सैलरी दी गई है वो 10,400 दी गई, तो सिर्फ जेड की सैलरी डिसअलाउ होगी सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में, सिर्फ जेड की सैलरी। फिर सेकेंड पॉइंट, एक्स लिमिटेड परचेसेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई लिमिटेड। कब? 8 मई 2022 को 91,000 बिल एक ही है। बिल की डेट क्या है 8 मई और बिल का अमाउंट क्या है 91,000। ये एक बिल है, ठीक है, ये क्रेडिट परचेस की है वाई लिमिटेड से, एसएसई है एक्स लिमिटेड। अब इस एक सिंगल बिल का पेमेंट धीरे धीरे किया जा रहा है। तो 12 मई 2022 को 10,000 का पेमेंट हुआ कैश में, 10,000 का पेमेंट हुआ कैश में, क्या डिसअलाउ हो जाएगा? तो 10,000 के अंदर है, एक्सीडिंग 10,000 तो नहीं है ना, तो अलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ नहीं होगा। फिर 20,000 का पेमेंट किया बियरर चेक से 16 मई 2022 को, ये 10,000 से एक्सीडिंग है तो ये डिसअलाउ हो जाएगा 40A सबसेक्शन 3 में। तो ये अलाउ नहीं होगा, ये 40A सबसेक्शन 3 में डिसअलाउ हो जाएगा 20,000, ठीक। और 61,000 का पेमेंट अकाउंट पे चेक से या एनईएफटी के थ्रू हुआ, मतलब प्रेस्क्राइब्ड पोर्ट से हुआ, तो ये तो अलाउ रहेगा, ठीक है। तो टोटल 91,000 में से 20,000 डिसअलाउ होगा जो बियरर चेक से पेमेंट हुआ 16 मई 2022 को, सिर्फ 20,000 डिसअलाउ होगा। समझ आई बात? फिर नेक्स्ट समझते हैं, जेड लिमिटेड परचेसेस गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट से परचेस कर रहे हैं गुड्स, क्रेडिट परचेस की है आर लिमिटेड से। कब? मई 15 2022 को, कितना 5,500, ठीक। फिर एक अलग न्यू परचेस और की है मई 26 2022 को 5,000 की, ठीक। अब इस सिचुएशन में टोटल पेमेंट 10,500 हुआ। 10,500 का पेमेंट एक सिंगल डे को किया गया, कब? 3 जून 2022 को, सिंगल डे 3 जून 2022 को किया। डिसअलाउंस होगा क्या? डिसअलाउंस होगा क्या? देखिए ये जो 10,000 की लिमिट है सिंगल बिल के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगी। तो 2 बिल है, 2 बिल का जोड़ के पेमेंट हो रहा है, तो एक बिल का अमाउंट 5,500 है, ये 10,000 के अंदर है। दूसरे बिल का अमाउंट 5,000 है, तो दूसरे बिल का अमाउंट भी 10,000 के अंदर है, एक्सीडिंग 10,000 नहीं है, ठीक है। तो डिसअलाउंस कुछ भी नहीं होगा, भले ही एक सिंगल डे में
10,500 पेमेंट हुआ क्रॉस चेक से, तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा, कारण ये 10,000 की लिमिट एक सिंगल बिल के लिए अलग अलग देखी जाएगी। समझ आई बात? चलो फिर पॉइंट नंबर 4, ए लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर के रिलेटिव से परचेज किया गया गुड्स क्रेडिट पर 25 जून 2022 को 52,000 का, जबकि मार्केट वैल्यू 43,000 की थी, और ये अमाउंट कैश में पे हो गया। कितना अमाउंट कैश में पे हो गया? 52,000। कब? जून 28, 2022 को। ठीक, तो कैश में पेमेंट हो गया 52,000, कैश में पेमेंट हो गया 52,000। अब यहां पर दो सेक्शन लग सकती है। कौन सा? अनरीजनेबल पेमेंट्स टू रिलेटेड पार्टीज, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव से क्रेडिट परचेस किए तो वो रिलेटेड पार्टी है, उसको पेमेंट किया आपने, तो अनरीजनेबल पेमेंट किया है। 43,000 उस गुड्स की वैल्यू है, जबकि पेमेंट किया गया 52,000, तो अनरीजनेबल पोर्शन कितना है? जो रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया वो अनरीजनेबल पोर्शन कितना है? तो आप कैलकुलेशन करें, 52,000 माइनस 43 कितना हुआ? कैलकुलेटर चलाएं, 52 43, तो ये 9,000 है, ये डिसअलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में। ठीक है, बट टोटल पेमेंट तो 52,000 हुआ, टोटल पेमेंट कितना हुआ? 52,000। ठीक है, टोटल तो ये है ना बिल का। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 43,000, बैलेंसिंग फिगर आपका 43,000। अब ये भी डिसअलाउ होगा क्या? यस, ये 10,000 को एक्सीड करता है, ये 10,000 को एक्सीड करता है 43,000, तो ये डिसअलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में। ठीक है, तो 52,000 टोटल बिल अमाउंट था, उसमें से 9,000 तो 48(2) में डिसअलाउ होगा, और बाकी का 43,000 सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में डिसअलाउ होगा। मतलब अलग अलग सेक्शंस में डिसअलाउंस होंगे। समझ आई बात? चलो अब पॉइंट नंबर 5, B Limited purchases raw material on credit from A who holds 20% equity share capital in B Limited। मतलब मिस्टर ए एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, अब बिल का अमाउंट है 35,000, जबकि उस गुड्स की मार्केट प्राइस 9,500 है, और पेमेंट कैश में हो गया सिंगल डे में। 27 जुलाई 2022 को सिंगल डे में पेमेंट हो गया, कैश में हो गया। ठीक है, कितना बिल था? 35,000 बिल का अमाउंट था, तो टोटल बिल का अमाउंट है 35,000। ठीक, अब एक्सेसिव कितना पेमेंट हो गया? बिल था 35,000, जबकि उस गुड्स की वर्थ कितनी थी? उस गुड्स की वर्थ थी 9,500। ठीक, तो एक्सेसिव कितना पेमेंट हुआ? गुड्स की वर्थ तो 9,500 ही थी, बिल आया 35,000 का, तो इस सिचुएशन में एक्सेसिव पेमेंट कितना हुआ? कैलकुलेटर चलाएं, 35,000 माइनस 9,500, तो 25,500। ठीक, 25,500 ये डिसअलाउ होगा
अंडर सेक्शन 40A(2) में। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 9500। बाकी का बैलेंसिंग फिगर 9500 आता है। ठीक है, अब एक बात समझो यहां पर काम की, ये 9500 10,000 को एक्सीड नहीं करता है तो डिसअलाउ नहीं होगा। खास बात, तो ये अलाउड रहेगा, ये 48(3) में डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर पॉइंट नंबर 6, इंडियन रेलवे को एक बिल का पेमेंट किया गया 81,750 का, एक सिंगल बिल का कैश में पेमेंट कर दिया। हमने एक्सेप्शन रूल 60D में पढ़ा था कि रेलवे फ्रेट, सेकंड पॉइंट था रूल 60D में कि रेलवे फ्रेट का पेमेंट करते हैं तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। एक्सेप्शन दे रखा था रूल 60D में, तो अलाउड है, ये डिसअलाउ नहीं होगा। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में डिसअलाउ नहीं होगा। फिर जीएसटी का पेमेंट किया गया कैश में, जीएसटी का पेमेंट किया गया कैश में। एसएससी मान लो कंपोजिशन डीलर है, ठीक है, तो उसका ये जीएसटी P&L अकाउंट में डेबिट होता है। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसका ये जीएसटी P&L अकाउंट में डेबिट होता है। तो जीएसटी बन रहा है सपोज 80,892, तो क्या ये डिसअलाउ होगा? ये डिसअलाउ नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को किसी स्टेचुरी लायबिलिटी का, सेकंड पॉइंट था वो, सेकंड पॉइंट था एक्सेप्शन में कि अगर आप पेमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, वेयर पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर, मतलब स्टेचुरी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो सेक्शन का डिसअलाउंस नहीं होगा। तो नहीं होगा इस केस में डिसअलाउ। जीएसटी स्टेचुरी लायबिलिटी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो तो डिसअलाउंस नहीं होगा, भले ही अमाउंट 10,000 को एक्सीड कर रहा है और भले ही प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेड नहीं हुआ। फिर पॉइंट नंबर 8, वाई ए ग्रेन ट्रेडर, एक कल्टीवेटर से उसने वीट परचेस किया, गेहूं परचेस किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, पेमेंट 1.5 लाख का कर दिया बियरर चेक से। बियरर चेक प्रेस्क्राइब्ड मोड नहीं है, लेकिन रूल 6DD में एक्सेप्शन दे रखा था कि आप किसी कल्टीवेटर को, ग्रोवर को, प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हो, किसी किसान को पेमेंट करते हो, तो एक्सेप्शन दे रखा था रूल 6DD में कि डिसअलाउंस नहीं होगा। तो 1.5 लाख का पेमेंट किया, बियरर चेक से किया, तब भी डिसअलाउंस नहीं होगा। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में ये खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो हमने 2 सेक्शन किए, सेक्शन 48(2) और सेक्शन 48(3). अब आगे समझते हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 ग्रेचुटी पेमेंट्स। सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 बोलता है ग्रेचुटी के रेस्पेक्ट में अगर आप कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो तो वो प्रोविजन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आप ग्रेचुटी के रेस्पेक्ट में कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो तो वो प्रोविजन डिसअलाउ कर दिया जाएगा सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में। लेकिन हाँ, 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन दे रखी है, उसमें आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, उन 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन में तो वो प्रोविजन डिसअलाउ नहीं होगा। 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं। तो इन जनरल तो क्या बोल रहे हैं? इन जनरल बोल रहे हैं अगर एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के रेस्पेक्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रोविजन क्रिएट करता है तो डिसअलाउ हो जाएगा, इन जनरल डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक। लेकिन अनलेस मतलब अब एक्सेप्शन आ रहे हैं, एक्सेप्शंस 2 एक्सेप्शन है।
अगर ये प्रोविजन क्रिएट किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये प्रोविजन क्रिएट किया गया है तो ऐसा प्रोविजन अलाउड है। सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है। या ऐसी ग्रेच्युटी जो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पेबल हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, बट अभी तक एज ऑन ईयर एंड तक एक्चुअली पेड नहीं हुई है, ड्यू तो हो गई है। सपोज एसएससी एम्प्लॉयर है, ऐसा कोई एम्प्लॉय मान लो 28 मार्च को रिटायर हो गया, कोई एम्प्लॉय है 28 मार्च को रिटायर हो गया, उसको ग्रेच्युटी देनी है, उसको बोला गया कि आपको ग्रेच्युटी कुछ दिन बाद दी जाएगी, मतलब ईयर एंड 31 मार्च को 31 मार्च को ग्रेच्युटी ड्यू है, पेबल है, तो ऐसी ग्रेच्युटी जो पेबल हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, उसका प्रोविजन क्रिएट करना अलाउड है, ठीक है। अब ग्रेच्युटी के बारे में हम अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अब उन सारी बातों को हम इस टेबल में समराइज करते हैं। अब बात समझना, अगर ग्रेच्युटी P&L अकाउंट में डेबिट हुई है, अगर ग्रेच्युटी किसी भी तरीके से P&L अकाउंट में डेबिट हुई है, तो वो ग्रेच्युटी किसको रिप्रेजेंट करती है? वो ग्रेच्युटी रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड को। अगर वो ग्रेच्युटी जो P&L अकाउंट में डेबिट हुई है वो रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, तो वो अलाउ है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में अलाउ है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में तो अलाउ है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में अलाउ होगा नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में अलाउ होगा नहीं, और रीड विथ सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 इसको डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। तो वैसे ये अलाउ है ही नहीं, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में रीड विथ सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में ये डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं है फाइनली। अब तीसरा, अगर कोई ग्रेच्युटी है P&L अकाउंट में डेबिट हुई है और वो एक्चुअली पेड है, इस साल पे हो ही गई, इस साल एक्चुअली पे हो गई, तो अलाउ है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में। या ऊपर मैंने सेकंड पॉइंट का एक्सेप्शन बताया था कि ऐसी ग्रेच्युटी जो पेबल हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, पेबल हो चुकी है, वो भी अलाउ है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ है। अब लास्ट पॉइंट, ऐसी ग्रेच्युटी जो P&L अकाउंट में डेबिट हुई है बट वो कैलकुलेट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन, एक्चुरियल वैल्यूएशन के बेसिस पर कोई ग्रेच्युटी कैलकुलेट हुई है और वो P&L अकाउंट में डेबिट की गई है, तो ऐसी ग्रेच्युटी डिसअलाउ हो जाएगी सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में। ये एक्चुरियल वैल्यूएशन क्या होता है आपको पता है? सीए प्रोफेशन की तरह एक इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्रोफेशन होता है एक्चुअरी। इस एक्चुअरी का क्या काम होता है? वो प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी में मान लीजिए 2500 एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी है, या मान लो एसएससी है, कोई भी एसएससी तो कोई भी हो सकता है ना, एसएससी है, ठीक है। इसने एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया कि हमारे 2500 एम्प्लॉइज हैं, हमारे 2500 एम्प्लॉइज हैं, उनका हमको ग्रुप इंश्योरेंस करवाना है। तो बताइए ये इंश्योरेंस कंपनी इन एम्प्लॉइज का ग्रुप इंश्योरेंस करेगी, एसएससी बोलेगा प्रीमियम हम पे करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को एसएससी पेमेंट करेगा। अब प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनी एक प्रोफेशनल पर्सन एक्चुअली की हेल्प लेती है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है एक्चुअली, ठीक है।
वो एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है, इसकी सर्विसेज ली, ये एक्चुअली क्या करेगा, ये एक्चुअली जाएगा एसएससी के पास। ये एक्चुअली जो प्रोफेशनल पर्सन है एसएससी के पास जाएगा और बोलेगा आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 2500, उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेड एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे वो एक एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी निकाल देगा। ये एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी वो क्यों निकाल रहा है एक्चुअली, ताकि उसके बेसिस पर वो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड कर सके। तो ये ग्रेच्युटी तो एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी है, ये एक्चुअली जो एक प्रोफेशनल पर्सन है ये कैलकुलेट क्यों कर रहा है, सिर्फ अपना इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रेच्युटी तो एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी है, ये एक्चुअल ग्रेच्युटी तो है नहीं। तो एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे जो ग्रेच्युटी डिसाइड होती है वो एक एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी होती है, वो एक्चुअल ग्रेच्युटी नहीं है। तो अगर एसएससी पी&एल अकाउंट में ग्रेच्युटी को डेबिट करता है और वो ग्रेच्युटी कैलकुलेट अगर हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन, तो वो ग्रेच्युटी सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में डिसअलाउ कर दी जाएगी। यही मैंने यहां पर लिखा है। तो अगर एसएससी ऐसी ग्रेच्युटी जो पी&एल अकाउंट में डेबिट हुई है और वो एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पर कैलकुलेट हुई है, तो वो डिसअलाउ कर दी जाएगी सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 में। ठीक, ये था सेक्शन 40A सबसेक्शन 7। इसमें क्या लिखा था कि ग्रेच्युटी के रेस्पेक्ट में अगर एसएससी कोई प्रोविजन बनाता है डिसअलाउ हो जाएगा इन जनरल, लेकिन 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन दी। उसमें क्या बोला कि इन 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन में ग्रेच्युटी का प्रोविजन क्रिएट करना अलाउ है। और फाइनली क्या बोला, अगर ग्रेच्युटी एस्टिमेटेड ग्रेच्युटी है जो कैलकुलेट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन, तो वो अलाउ नहीं होगी, उसको सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 डिसअलाउ कर देगा। ठीक, फिर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9, अगर कंट्रीब्यूशन करता है एसएससी किसी अनस्टैट्यूटरी फंड में, एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए वो किसी अनस्टैट्यूटरी फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, वो फंड अप्रूव्ड फंड नहीं है। ठीक है, उसमें एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये दे रखा है सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। तो एनी सम पेड बाय एसएससी, और एसएससी कौन है, एम्प्लॉयर, एसएससी एम्प्लॉयर है। कंट्रीब्यूशन किसमें कर रहा है एसएससी, एनी फंड, सोसाइटी, कंपनी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन ये फंड क्या है, अनअप्रूव्ड है, अनस्टैट्यूटरी है। तो एसएससी एम्प्लॉयर इस अनस्टैट्यूटरी फंड में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ कर दिया जाएगा सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। ठीक, तो डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एसएससी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए टी फंड बनाता है। ठीक है, एसएससी, देखिए इस बात को हम ऐसे समझते हैं, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एसएससी ने एक टी फंड बनाया, टी फंड बनाया या स्टाफ वेलफेयर फंड बनाया, स्टाफ वेलफेयर फंड बनाया। ठीक है, तो ये टी फंड या स्टाफ वेलफेयर फंड में एसएससी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूशन सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टी फंड और स्टाफ वेलफेयर फंड क्रिएट करना, ये फंड क्या है, अनस्टैट्यूटरी है, अनअप्रूव्ड है। मतलब कोई कानून नहीं कहता कि ऐसा टी फंड क्रिएट करना जरूरी है, तो फिर भी एसएससी ने क्रिएट किया। ये अनस्टैट्यूटरी फंड है, अगर एसएससी इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा तो ये एक्सपेंडिचर उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। ठीक है, तो
तो हम बात कर रहे हैं डिसअलाउंसेस की, जो एक्सप्रेसेस ऑलरेडी सेक्शन 30 से 36 सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ हो चुके हैं। वो एक्सप्रेस ऑलरेडी अलाउ हो चुके हैं सेक्शन 30 से 37 सबसेक्शन 1 में। अब डिसअलाउबिलिटी राउंड चल रहा है और उन एक्सप्रेसेस को डिसअलाउ करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 48 सबसेक्शन 9 में वो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन ऐसे फंड में करता है जो अनअप्रूव्ड है, अनस्टैट्यूटरी है, डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में या किसी स्टैट्यूटरी फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो अलाउ है। क्यों? ये फंड अनस्टैट्यूटरी नहीं है। स्टैट्यूटरी फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो अलाउ हो जाएगा। अनस्टैट्यूटरी फंड, अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 49 में। अब यह एक खास बात समझना, हमने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A पढ़ा था। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में क्या था कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है तो टेबल सैलरी का 10% मैक्सिमम अलाउ होगा। और टेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी और सीडीए सीडीपी प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो टेबल सैलरी का 10% मैक्सिमम लिमिट, अगर एम्प्लॉयर इतना कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में अपने एम्प्लॉय के लिए तो वो उसका अलाउ हो जाता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में। अगर एम्प्लॉयर उस मैक्सिमम लिमिट 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में डिसअलाउ होगा। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तब कर चुके थे। कब? जब हमने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A पढ़ा था तब। तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ 10% से ज्यादा एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 पेमेंट, अनरीजनेबल पेमेंट्स टू रिलेटेड पार्टीज। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, मतलब प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं किया और पेमेंट का अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 था। फिर हमने सेक्शन 48(7) समझा, ग्रेचुटी पेमेंट के लिए प्रोविजन क्रिएट करना, डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सेप्शन थे 2, उनमें अलाउ हो जाएगा। फिर 48(9) पढ़ा हमने, उसमें हमने पढ़ा कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए किसी अनस्टैट्यूटरी फंड, अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब फाइनली हम समझते हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 13। सेक्शन 40A सबसेक्शन 13, इससे रिलेटेड हम एक सेक्शन पहले पढ़ चुके हैं। क्या? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18। हमने तब वहां पढ़ा था कि अगर एसएससी को ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई अलाउंस, यहां क्या दे रखा है? एसएससी को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मार्क्ड टू मार्केट लॉस, M2M लॉस, मार्क्ड टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वहां पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 में हमने पढ़ा था कि M2M लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस अगर कंप्यूट किया गया है एज पर ICDS, इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्यूट हुआ है तो अलाउ हो जाएगा। मतलब अगर M2M लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस अगर एज पर ICDS कंप्यूट हुए तो अलाउ हो जाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 में। लेकिन अगर वो कंप्यूट नहीं हुए हैं एज पर ICDS तो फिर डिसअलाउ होंगे। अगर वो कंप्यूट नहीं हुए एज पर ICDS तो वो डिसअलाउ होंगे सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 में। ठीक है, तो जब हमने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 पढ़ा था, हमने वहां क्या पढ़ा था कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस अलाउ है। ठीक है, क्यों? वो एज पर ICDS है तो अलाउ है। ठीक है, तो यहां हम पढ़ रहे हैं, तो यहां हम क्या पढ़ेंगे
कि अगर M2M लॉस है, मार्क टू मार्केट लॉस है या अदर एक्सपेक्टेड लॉस है, अगर वो ICDS के हिसाब से नहीं है, कंप्यूट नहीं हुआ है ICDS के हिसाब से, तो सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 13 उसको डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से M2M लॉस हैं या अदर एक्सपेक्टेड लॉस हैं जो ICDS के हिसाब से अलाउ होते हैं, ICDS के हिसाब से। कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। ऐसे कौन से M2M लॉस है, मार्क्ड टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस, जो ICDS के हिसाब से अलाउ होते हैं? तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 13 उसको डिसअलाउ नहीं कर पाएगा, तो वो अलाउ है एज पर ICDS, अलाउड है। ऐसे कौन से लॉसेस? अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर, एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV व्हिचएवर इज लेस पर, उस सिचुएशन में कोई लॉस होता है। कॉस्ट ज्यादा थी, NRV कम है, कॉस्ट सपोज 100 है और NRV 80 है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन 80 पर होगा, तो 20 का लॉस है, वो एक्सपेक्टेड लॉस है, वो अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो एज पर ICDS है, वो अलाउ हो जाएगा। मतलब उसको सेक्शन 40A सब सेक्शन 13 डिसअलाउ नहीं कर पाएगा। अब अगर इन्वेंट्री है सिक्योरिटीज, ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी एसएससी के लिए इन्वेंट्री है और वो लिस्टेड नहीं है, वो इन्वेंट्री लिस्टेड नहीं है, वो सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, या लिस्टेड तो है बट कोटेड नहीं है अभी तक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग तो हुई है बट उसकी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है, तो या तो वो लिस्टेड ही नहीं है या लिस्टेड तो है बट कोटेड नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर। तो ऐसी सिक्योरिटी अगर इन्वेंट्री है तो उसका वैल्यूएशन किस पर करेंगे? उसका वैल्यूएशन तो एक्चुअल कॉस्ट पर ही होता है और वो ICDS में लिखा हुआ है, इसका वैल्यूएशन तो एक्चुअल कॉस्ट पर करना है। लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री है, वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी इन्वेंट्री है, लिस्टेड सिक्योरिटी अगर इन्वेंट्री है तो उसका, वो इन्वेंट्री है ना, तो उसका स्टॉक वैल्यूएशन किस पे करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, और वो ICDS भी बोलता है, तो व्हिचएवर इज लेस, एक्चुअल कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस एज पर द मैनर प्रोवाइडेड इन ICDS। और इस सिचुएशन में हम सारी सिक्योरिटीज की कैटेगरी अलग अलग बनाएंगे, तो कंपैरिजन अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। तो अगर कोई सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, वो एसएससी इन्वेंट्री है, तो उसका स्टॉक वैल्यूएशन एसएससी किस पर करेगा? एक्चुअल कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस पर। ठीक है, उस सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो एज पर ICDS अलाउएबल है, तो उस एक्सपेक्टेड लॉस को सेक्शन 40A सब सेक्शन 13 डिसअलाउ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने एक बात की कि ऐसे M2M लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉसेस अगर ICDS के हिसाब से हैं तो अलाउ है, अगर ICDS के हिसाब से नहीं है तो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो ऐसे M2M लॉसेस कौन से हैं जो नॉट अलाउड एज पर ICDS हैं, ICDS के हिसाब से अलाउ नहीं है, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 13 उनको डिसअलाउ कर देगा। तो ऐसे कौन से लॉसेस हैं M2M लॉसेस, मार्क्ड टू मार्केट लॉस, जो ICDS के हिसाब से अलाउ नहीं है? अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट अलग है और ईयर एंड पर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, करंट इन्वेस्टमेंट है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, ईयर एंड पर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो जब हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो गई है, मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो गई है, ठीक है, तो ये क्या है? M2M लॉस है, ये एज पर ICDS अलाउ नहीं है, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इसको डिसअलाउ कर देगा। क्यों? ये M2M लॉस एज पर ICDS अलाउ नहीं होता है,
तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 इसको डिसअलाउ कर देगा। या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 एसेट की वैल्यू में जो इंपेयरमेंट लॉस होता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 वो इंपेयरमेंट लॉस भी M2M लॉस है और वो ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 उसको डिसअलाउ कर देगा। या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की को अकाउंट फॉर करते वक्त लॉस हुआ, लॉस अकाउंटेड फॉर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अगर अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेटल्ड, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल नहीं हुआ, बट उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, अकाउंट्स में लॉस रिकॉर्ड कर दिया, ये मार्क टू मार्केट लॉस है जो ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है। तो इस लॉस को सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 डिसअलाउ कर देगा। तो ये बातें थी M2M लॉस जो ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है, जिसको सेक्शन 40A 13 डिसअलाउ कर देगा। अब हम अदर एक्सपेक्टेड लॉस समझते हैं जो ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है। तो ऐसे अदर एक्सपेक्टेड लॉस जो ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है, जैसे कोई पेंडिंग केस चल रहा है सपोज कोर्ट में, उसका पॉसिबल एडवर्स आउटकम आ सकता है, मतलब SSC के अगेंस्ट जजमेंट आ सकता है, उसकी वजह से SSC को कोई लॉस एक्सपेक्टेड है, कोई कोर्ट जजमेंट है, उसका एडवर्स आउटकम आ सकता है, SSC के फेवर में नहीं है, उसकी वजह से SSC को लॉस होगा एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड लॉस अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये एज पर ICDS नहीं है, ICDS में अलाउएबल नहीं है। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 इस एक्सपेक्टेड लॉस को डिसअलाउ कर देगा। या कोई मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई सडन चेंज हो गया जिसकी वजह से SSC के कैश फ्लोस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो विच मे हैव, जिसकी वजह से SSC के कैश फ्लोस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, एक्सपेक्टेड है लॉस, तो ऐसा एक्सपेक्टेड लॉस ICDS में अलाउ नहीं होता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड लॉस सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 में डिसअलाउ हो जाएगा। या SSC किसी अदर पर्सन के लिए गारंटर बना, अदर पर्सन के लिए SSC गारंटर बना, ठीक है, जिसकी वजह से SSC की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, SSC के ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड लॉस ICDS के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। तो इस एक्सपेक्टेड लॉस को सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 डिसअलाउ कर देगा। या SSC ने किसी पार्टी के साथ सेल ट्रांजैक्शन किया विद द कंडीशन ऑफ बायबैक, कि बायबैक कर लेंगे, तो बायबैक पर SSC को लॉस एक्सपेक्टेड है, तो पहले तो सेल कर दिया, अब बायबैक पर अगर बायबैक करेंगे तो SSC को लॉस होगा, वो लॉस एक्सपेक्टेड है, तो वो लॉस एक्सपेक्टेड है तो अलाउ नहीं होगा एज पर ICDS। तो ये एक्सपेक्टेड लॉस सेक्शन 40 कैपिटल A सबसेक्शन 13 डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। या SSC ने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस पर SSC को कोई फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्टेड है, SSC ने उस एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन क्रिएट कर लिया, तो वो उसे अलाउ नहीं होगा, ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है, तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 इस एक्सपेक्टेड लॉस को डिसअलाउ कर देगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल समझे। कुल मिलाकर बात क्या है कि अगर वो मार्क्ड टू मार्केट लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस एज पर ICDS अलाउएबल है तो 40A 13 में डिसअलाउ नहीं होगा, और अगर एज पर ICDS अलाउएबल नहीं है, एज पर ICDS अलाउएबल नहीं है वो M2M लॉस और या अदर एक्सपेक्टेड लॉस, अगर ICDS के हिसाब से अलाउएबल नहीं है तो सेक्शन 40 कैपिटल A सबसेक्शन 13 उसको डिसअलाउ कर देगा, ठीक। तो ये हमने बातें की। आज हमने सेक्शन समझे, कौन कौन से
सेक्शन 40A की सीरीज समझी क्या? सबसेक्शन 2 अनरिसीवेबल पेमेंट्स टू रिलेटेड पार्टीज। फिर 40A में सबसेक्शन 3 समझा, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज देन बाय प्रेस्क्राइब्ड मोड। और फिर सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 समझा, ग्रेचुटी पेमेंट का प्रोविजन डिसअलाउ होगा। फिर 40A9 समझा कि एसएससी एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए किसी अन्य स्टेचुटरी फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर 40A13 समझा, ठीक है, कि मार्क टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस अगर कंप्यूट हुए एज पर आईसीडीएस तो अलाउड है, अगर कंप्यूट नहीं हुए हैं एज पर आईसीडीएस तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 13 उनको डिसअलाउ कर देगा। तो आज का प्रोग्राम यही था कि सेक्शन 40A के अंदर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 13 ये समझाना था आज का टारगेट। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे कल समझते हैं।